बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। क्या आप हमें ये जगह दिखा सकते हैं? सिकंदर ने घर देखने की फरमाइश की। बिल्कुल दिखा सकते हैं, बल्कि अभी चलकर दिखाता हूँ। आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दें। ये कहकर डीलर ने सामने पड़े टेलीफोन से एक नंबर डायल किया और अगले आदमी को दुकान पर आने के लिए कहा। 2 मिनट नहीं गुजरे कि एक नौजवान लड़का दुकान में दाखिल हुआ। डीलर ने उसे दुकान संभालने का कहकर सिकंदर से चलने का कहा। क्या आपकी कोई सवारी है? सिकंदर ने बाहर निकलकर डीलर से कहा। जी बिल्कुल, मेरे पास अपनी कार है, मैं वो निकालता हूँ। ये कहकर वो आदमी दुकान के बाएं जानिब गली में चला गया और थोड़ी देर के बाद एक कार को रिवर्स करता हुआ नमोदार हुआ। ये कहकर सिकंदर और सफरीना भी अपनी कार में बैठ गए और फिर डीलर की गाड़ी के पीछे चलते हुए बंगले के गेट के सामने पहुंच गए। उन्हें पहुंचने में 5 मिनट लगे थे। डीलर अपनी गाड़ी से निकला और सिकंदर के कार के करीब आकर खड़ा हो गया। सिकंदर ने कार का शीशा नीचे गिरा दिया। 1 मिनट जनाब, मैं गेट खोल लूँ। ये कहकर डीलर ने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और फिर उसमें से एक चाबी ढूंढकर गेट के ताले में घुमाई तो ताला खुल गया। गाड़ी अंदर ले आए जनाब। डीलर ने वापस आकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर गाड़ी बंगले के पोर्च में खड़ी कर दी। उसकी गाड़ी के पीछे सिकंदर की स्पोर्ट्स कार भी आकर खड़ी हो गई। सिकंदर और सफरीना कार से बाहर निकल आए तो सिकंदर ने एक ज़ाहिरी नज़र बंगले पर डाली। पहली नज़र में ही सिकंदर को बंगला पसंद आ गया था। कैसा लगा तुम्हें सफरीना? सिकंदर ने पूछा। मुझे तो पसंद आया है, आप क्या कहते हैं सिकंदर? सफरीना ने सिकंदर की पसंद पूछी। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया है, मेरा तो यही लेने का इरादा है। सिकंदर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो सफरीना ने भी हाँ में हाँ मिला दी। पोरज के दोनों तरफ चमन उगाया गया था, जिसकी चारों तरफ क्यारियों में खूबसूरत फूल उगाए गए थे। अंदर भी चलकर देख लें जनाब। डीलर ने जब सिकंदर और सफरीना को बंगले के बारे में पसंदीदगी का कहते सुना तो अंदर का मंजर भी बाहर के मंजर जैसा खूबसूरत था। सिकंदर और सफरीना ने हर कमरे को देखा। बंगले के पीछे मौजूद स्विमिंग पूल भी सिकंदर को भा गया। इस वक्त बंगला अपनी तमाम खूबसूरती और साजो सामान से भरा हुआ था। इस बंगले की आपने क्या कीमत रखी है? सिकंदर ने कीमत पूछी। 5 करोड़ कीमत है इसकी जनाब। डीलर ने कीमत बताई। सफरीना? सिकंदर ने आवाज़ दी। वो ब्रीफ केस ले आना ज़रा। सिकंदर ने सफरीना को ब्रीफ केस लाने का कहा, जो कि कार में रखे हुए थे। ये सुनकर सफरीना कमरे से बाहर चली गई और फिर थोड़ी देर बाद दोनों ब्रीफ केसों के साथ कमरे में आई। किसी कमरे में जाकर इनकी कीमत निकाल कर लाना ज़रा, सिकंदर ने कहा तो सफरीना ब्रीफ केस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। ये सिकंदर ने इसलिए कहा था कि दोनों केसों में 15 करोड़ आधे आधे करके रखे गए थे और सिकंदर नहीं चाहता था कि सफरीना डीलर के सामने 5 करोड़ निकाल कर दे। इसलिए उसने सफरीना को दूसरे कमरे में जाकर पैसे निकाल कर लाने को कहा। सफरीना ने अपनी ताकतों से 5 करोड़ अलग करके एक ब्रीफ केस में डाली और बाकी रह जाने वाली रकम को बेड के नीचे छुपा कर रख दी। दूसरा ब्रीफ केस भी उसने बेड के नीचे रख दिया था। 5 करोड़ वाला ब्रीफ केस उठाकर वो कमरे से बाहर निकल आई और उसे डीलर के हाथ पर दे दिया। आप रकम गिनकर तसल्ली कर लें, सिकंदर बोला। मुझे आप पर भरोसा है जनाब, और कल मैं इस बंगले की तमाम ज़रूरी कागजात लेकर हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल आप ये अपने घर की चाबी लें। ये कहकर डीलर ने बंगले की चाबी सिकंदर को पकड़ा दी। अब मुझे इजाज़त दें। ये कहकर उसने सिकंदर से हाथ मिलाया और बंगले से निकल गया। ये अब हमारा घर है सफरीना? सिकंदर ने चारों तरफ घूमकर देखते हुए कहा। जी हाँ सिकंदर। सफरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्यों हंस रही हो सफरीना? सिकंदर ने रुक कर कहा। अपना घर देखकर मुस्कुरा रही हूँ, सफरीना ने जवाब दिया। उसने सिकंदर को यह नहीं बताया कि सिकंदर के हमारा घर कहने पर सफरीना को कितनी खुशी हुई थी। सफरीना, तुमने ये कार कहाँ से ली थी? सिकंदर ने स्पोर्ट्स कार के मुतालिक पूछा। ये कार मैंने दूसरे शहर में मौजूद एक बड़ी सी दुकान से उठाई है, सिकंदर। सफरीना ने जवाब दिया। ओह, फिर तो तुम्हें ये कार वापस पहुंचानी चाहिए। हमारे पास अगर किसी ने देख लिया तो सवाल जवाब होंगे और मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल इस तरह से किसी की नज़रों में आऊँ। जैसे आपकी मर्ज़ी, सिकंदर। ये कहकर सफरीना बाहर चली गई और सिकंदर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। कार मैंने वापस पहुंचा दी है सिकंदर। सिकंदर को अपने पीछे सफरीना की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। वो भी सिकंदर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के फ्लोर पर आई थी। सिकंदर इस वक्त टेरेस से बंगले में मौजूद स्विमिंग पूल को देख रहा था।
अच्छा सफरीना, अब हमने बाकी के पैसे बैंक में जमा करने जाना है, उसके बाद खाना खाकर अपने लिए एक कार खरीदने जाना है। सिकंदर ने आगे का मंसूबा बताते हुए कहा। जी ठीक है सिकंदर, सफरीना ने जवाब दिया। आओ चले। ये कहकर सिकंदर मुड़ा और वो दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। सफरीना, वो बाकी के पैसे तो ले आना जरा, सिकंदर ने नीचे पहुंचकर कहा तो सफरीना कमरे की जानिब चली गई। सिकंदर वहीं रुक गया था। कुछ देर बाद सफरीना ब्रीफकेस में बाकी की रकम ले आई थी। चूंकि बाकी की रकम 10 करोड़ के लगभग थी तो ब्रीफकेस मुंह तक भराया था और भारी भी हो गया था। हमने बैंक जाना है सफरीना, ये कहकर सिकंदर ने अपना हाथ बढ़ाकर आंखें बंद कर ली। उसके जिस्म को झटका लगा। वो समझ गया कि अब वो हवाओं में उड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सिकंदर के जिस्म ने दोबारा झटका खाया तो उसने आंखें खोल दी। वो बैंक के नज़दीक ही जाहिर हुए थे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें बैंक नजर आया। उन्होंने बिना कोई बात किए बैंक के अंदर कदम रखे और फिर सीधा मैनेजर के कमरे में दाखिल हुए। सलाम जवाब के बाद सिकंदर ने ब्रीफ केस में और अपना अकाउंट नंबर मैनेजर को दिया और रकम को अकाउंट में जमा करने को कहा। इतनी बड़ी रकम देखकर मैनेजर का भी मुंह खुल गया था। वो समझ गया कि सिकंदर कोई बहुत बड़ी चीज है। सिकंदर ने वहीं ब्रीफ केस खोलकर पैसों की एक गड्डी मैनेजर की जानिब बढ़ाई, जिसे मैनेजर ने शुक्रिया कहकर जल्दी से पकड़ लिया। सफरीना, कितनी रकम है इस ब्रीफ केस में, सिकंदर ने पूछा तो सफरीना ने ब्रीफ केस में रह जाने वाली रकम का बताया। जरूरी बात करके मैनेजर से इजाजत चाही और फिर उन्होंने बैंक छोड़ दिया। कहीं चलकर खाना खाते हैं सफरीना, सिकंदर ने बाजार में कोई मयारी होटल देखते हुए कहा। उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे कि उन्हें पसंद का होटल नजर आ गया। यहाँ खाना खाएंगे सफरीना, सिकंदर ने होटल की जानिब चलते हुए कहा। सफरीना ने कोई जवाब नहीं दिया था। होटल में दाखिल होकर सफरीना ने खाना खाकर ऑर्डर दिया। 10 मिनट से भी कम वक्फे में उनको खाना सर्व कर दिया गया था। आज सफरीना फिर सिकंदर के साथ खा रही थी। वो भी इस दुनिया के माहौल की आदी होती जा रही थी। खाना खाने के बाद सिकंदर ने उठने के लिए जैसे ही कुर्सी खिसकाई, होटल का मैनेजर उनके नज़दीक आकर बोला, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ सेठ साहब, मैनेजर ने कहा। सिकंदर को अपने नए नाम से बुलाने पर वो समझ गया कि मैनेजर उससे अभी अभी वाकिफ हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, सिकंदर ने मैनेजर की बात की तायद की। आज की घोड़ों वाली रेस में मैं भी था और आपसे चंद कुर्सियां छोड़कर आगे बैठा हुआ था। यकीन जाने आपकी जीत ने मुझे भी हैरान कर दिया था। ओह अच्छा, सिकंदर ने ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी छोटे छोटे दाव खेलने कभी कभार वहां जाता हूँ जनाब, मैनेजर खुद ही बात किए जा रहा था। अच्छा, सिकंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। वह अब मैनेजर की मौजूदगी से उकता रहा था। उसका इरादा होटल से निकल जाने का था, लेकिन ये मैनेजर उसे फजूल बातों में उलझाए जा रहा था। सिकंदर को अब मैनेजर से कोफत हो रही थी। हमारे होटल में भी जुआ खेला जाता है जनाब, अगर आप खेलना चाहें तो, मैनेजर ने नज़दीक होकर सिकंदर के कान में बात कही थी। मैनेजर की बात सुनकर सिकंदर के कान खड़े हो गए थे। उसने सिकंदर के मतलब की बात कही थी। क्या आप खेलना चाहेंगे, मैनेजर ने अब भी अपनी आवाज़ धीमी रखी थी। क्यों नहीं, बिल्कुल खेलेंगे, सिकंदर ने मुस्कुराकर सफरीना को देखा। आए मेरे साथ, ये कहकर मैनेजर दूर कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ चलने लगा। सिकंदर और सफरीना भी उसके पीछे थे। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को देखकर दरवाजा खोल दिया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। ये एक तंग सी गली थी जिसके आखिर में एक और दरवाजा था और दरवाजे पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लिए चौकस खड़ा हुआ था। मैनेजर को अपनी जानिब आता देखकर उसने सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। यह एक धुएं से भरा हॉल नुमा कमरा था जिस पर जगह जगह टेबल लगाए गए थे और इस वक्त सारे मेजों पर लोग बैठे ताश खेल रहे थे। हॉल में सिगरेट और चर्स की बू वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। गनी भाई, देखें तो जरा मेरे साथ कौन है, मैनेजर ने एक मेज के करीब पहुंचकर मेज पर बैठे आदमी को मुखातिब किया था। एक छोटा सा आदमी पैंट शर्ट पहने हुए ताश के पत्ते बांध रहा था। मेज पर 3 और आदमी भी बैठे हुए थे और 5वीं कुर्सी खाली थी। मैनेजर, ये कौन है, गनी भाई ने सिकंदर और सफरीना को देखने के बाद कहा। ये सेठ सिकंदर है और इनके साथ, मैनेजर ने सफरीना की तरफ देखकर बात नामुकम्मल छोड़ दी। ये मेरी बिजनेस पार्टनर सफरीना है, मैनेजर की बात सिकंदर ने मुकम्मल कर दी। ये आज आपके मेहमान हैं गनी भाई, मैनेजर बोला। हम तुम्हारे मेहमान की खूब तवाज़ो करेंगे मैनेजर, गनी भाई प्यासी निगाहों से सफरीना को देख रहा था। आप लोग बैठ जाएं, मैनेजर से सिकंदर ने कहा।
सिकंदर 5वीं कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सफरीना सिकंदर के कंधे के साथ ही खड़ी रही। मैं जरा होटल को देख लूं सेठ साहब, जब तक आप लोग गेम को एंजॉय करें। मैनेजर की बात सुनकर सिकंदर ने हाँ में हाँ मिलाई तो मैनेजर वापस चला गया। कितने का दाव खेलेंगे सेठ साहब? गनी की नजरें अभी भी सफरीना से टकरा रही थी। कितने का दाव चल रहा है गनी? सिकंदर ने संजीदा लहजे में कहा। 10,000। गनी ने जवाब दिया। सिकंदर ने कोई बात नहीं की। कितने का दाव खेलना है सेठ? गनी ने पूछा। कम से कम 2 लाख। सिकंदर ने कमर कुर्सी से टिकाते हुए कहा। इतना बड़ा दाव सुनकर गनी को चुप लग गई थी। साथ में दूसरे मेंबरान को भी सत्ता आ गया था। कुछ देर सोचने के बाद गनी ने अपने साथ पड़े बैग की जिप को खोला और बड़े बड़े नोटों की गड्डियां निकालकर मेज पर सिकंदर के सामने रख दी। ये हुई ना बात गनी? सिकंदर ने सीधा होकर कहा। तुम भी अपने साथ पैसे लाए हो या बस ऐसे ही मुफ्त के मजे लेने आए हो? सेठ, गनी ने तंज में कहा। पैसे तो नहीं लाया मैं, लेकिन अगर तुम जीते तो ये लड़की जो मेरे साथ खड़ी है ये तुम्हारी हुई। सिकंदर ने तो बात कर दी, लेकिन ये एक ऐसा बम था कि जिसके फटते ही सब बदल कर रह गए। गनी को भी जोरदार झटका लगा था। सच में अगर मैं जीता तो ये फुलझड़ी मेरी हो जाएगी सेठ, सिकंदर ने होश में आकर कहा। अगर तुम्हें मजाक लगता है तो लड़की से पूछ लेते हैं। क्यों सफरीना, अगर गनी जीत गया तो तुम उसके साथ जाओगी? सिकंदर ने मुंह उठाकर कहा। बिल्कुल। सफरीना ने तो ये बात कही थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसे सिकंदर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। चलो फिर खेल शुरू करते हैं सेठ, गनी ने सारे पत्ते इकट्ठे करते हुए कहा। गनी को देखकर बाकी तीनों लोग उठ खड़े हुए। गनी भाई, ये खेल हमारी औकात से ज्यादा है, आप दोनों खेल लें, हम दूसरी मेज पर जाकर खेलते हैं। तीनों ने मिलकर कहा। हाँ परवेज, तुम दोनों साथियों के साथ दूसरी मेज पर जाकर खेलो। मैं जरा सेठ को जीत लूं, फिर आज की रात इस कली का रस पीना है, गनी ने जुबान होंठों पर फेरते हुए कहा। गनी भाई की बात सुनकर बाकी तीनों लोग मेज छोड़कर चले गए। उठाओ सेठ, गनी ने पत्ते मेज पर रखते हुए कहा, जो कि इस वक्त एक गड्डी की सूरत में पड़े हुए थे। सिकंदर ने आधे पत्ते उठाकर साइड पर रखे। बादशाह, 1 लाख के लिए। सिकंदर ने अपना पत्ता बताया। गनी ने पहले 3 पत्ते अपनी तरफ फेंके, लेकिन उनमें बादशाह नहीं था। चौथा पत्ता उसने सिकंदर की तरफ फेंका, जो कि रानी था। अब गनी एक पत्ता अपनी तरफ फेंक रहा था और एक पत्ता सिकंदर की तरफ, लेकिन कोई भी पत्ता बादशाह नहीं था। जैसे जैसे खेल आगे जा रहा था, गनी के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। 1 लाख का एकदम चले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। गनी ने पत्ता सिकंदर की तरफ फेंका तो 2 नंबर आया। हार जाओगे सेठ, क्यों इस खूबसूरत कली से हाथ धोना चाहते हो? गनी ने सिकंदर को उकसाते हुए कहा। बातें छोड़ो गनी, पत्ता फेंको पत्ता। सिकंदर ने भी गनी को उभारने के लिए कहा और फिर बादशाह गनी की तरफ आया। ये आया बादशाह, गनी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। कैसे सेठ, क्या कहते हो? गनी ने पूछा। दूसरी बारी खेलो गनी, सिकंदर ने जवाब दिया। अच्छा सेठ, मुझे भी पता चले कि तुमने इस लड़की की क्या कीमत रखी है। गनी ने सफरीना की कीमत पूछी थी। 20 लाख जीत लो तो ये तुम्हारी हो जाएगी गनी। सिकंदर ने सफरीना की कीमत बताई तो गनी पत्तों की बांट करने लगा और फिर सारे पत्तों की गड्डी बनाकर सिकंदर के सामने रख दी। बादशाह, 10 लाख के लिए। सिकंदर ने अचानक रेट बहुत बुलंद कर दिया था। सिकंदर की बात सुनकर गनी को सांप सूंघ गया। उसके हाथों में कपकपाहट सिकंदर को वाज़ेह नजर आ रही थी। क्या हुआ गनी, डर गए? सिकंदर ने गनी के नजदीक होकर कहा। बिल्कुल नहीं। सिकंदर का ताना सुनकर गनी ने झटका खाया और सीधा होकर बैठ गया। गनी ने पहला पत्ता फेंका, जो कि रानी निकला। रानी आ गई है तो बादशाह भी पीछे पीछे आएगा, गनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो संभल चुका था। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया तो गनी ने दूसरा पत्ता फेंका। ये भी रानी था। हा हा, 2 रानी, अब तो बादशाह का बाप भी आएगा, गनी ने कहकहा लगाया। और फिर तीसरे पत्ते में बादशाह निकल आया। वो जीता। गनी कुर्सी पर उछला। तुम्हारे बाकी 9 लाख हैं सेठ। गनी दोबारा पत्ते इकट्ठे कर रहा था। इतनी बड़ी बाजी और गनी को जीतता देखकर हॉल में मौजूद बाकी लोग भी चुप करके उनकी गेम देख रहे थे। ये आखिरी दाव है गनी, आर या पार। सिकंदर ने बाकी की सारी रकम लगाने का इरादा कर लिया था। क्यों सफरीना, ये दाव तो हम जीत ही जाएंगे ना? सिकंदर ने मुड़कर सफरीना से कहा। बिल्कुल जीतेंगे सेठ सिकंदर। सफरीना ने हाँ में हाँ मिलाई।
कौन सा पत्ता खेलना है सेठ? गनी ने पूछा। बादशाह, 20 लाख के लिए। सिकंदर ने पता और रकम बताई। लेकिन तुम्हारे पास तो 9 लाख हैं। गनी ने हैरान होकर पूछा। बाकी के 11 लाख तुम्हें इस लड़की के साथ मिल जाएंगे गनी। सिकंदर बोला। ओहो, ये तो और भी अच्छी बात है। गनी ने हंसते हुए कहा। इससे पहले और फिर दूसरा पत्ता फेंका। ये लो, और 4 का पत्ता था। दूसरा पत्ता भी बादशाह नहीं था। बच गए सेठ तुम। आज तो मैंने तुम्हें तीसरे पत्ते में ही फारिग करना था। गनी ने हंसते हुए कहा। पत्ता फेंको गनी, और ये बादशाह है। सिकंदर ने आवाज में रोब लाकर कहा। तुम्हें यकीन है सेठ कि ये वाला बादशाह होगा? गनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर ये बादशाह नहीं निकला तो मैं तुम्हें 9 नहीं बल्कि 15 लाख दूंगा गनी। सिकंदर की आवाज और चेहरा मुकम्मल ही बदल चुका था। वो यकीन की उस हद पर था जहां एक मर्तबा उसने सफरीना के कहने पर अपने ही गले पर छुरी फेर दी थी। क्या? गनी की आंखें फैल गईं। मैंने कहा पत्ता फेंको गनी, सिकंदर ने गुर्राते हुए कहा। गनी ने डरते डरते पत्ता फेंका और फिर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। सिकंदर के सामने बादशाह पड़ा हुआ था। गनी, मैं तुम्हें ढील दे रहा था। तुम्हें अब याद रखना होगा कि इस खेल का बादशाह मैं हूं। सिकंदर। सिकंदर ऊंची आवाज में बेमकसद बोले जा रहा था और गनी के जिस्म पर राशा तारी था। सफरीना, ये रकम उठाओ और नीचे पड़े बैग में डालकर बैग भी उठा लो। सिकंदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ये रकम तो बहुत थोड़ी है सिकंदर। सफरीना ने अचानक अजीब बात कर दी थी। मेरे पास 5 लाख रुपए थे सेठ, जो मैं हार गया हूँ। गनी ने रूहान से लहजे में कहा। बाकी की रकम कौन देगा गनी? सिकंदर को अब गनी पर गुस्सा आने लगा था। मेरे पास यही पैसे हैं। गनी अब रोने पर आ गया था। उसने 20 लाख की रकम हारी थी और इस वक्त उसके पास 5 लाख थे। वो हार्ट अटैक के करीब था, क्योंकि बाकी के 15 लाख वो कहां से लाएगा? ये सोच सोच कर उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। इसकी तलाशी लो सफरीना, सिकंदर ने कहा तो सफरीना ने आगे बढ़कर सिकंदर की शर्ट वाली जेब और फिर पैंट की तीनों जेबों की तलाशी ली। यह खाली पर्स और एक कागज है। सफरीना ने जेबों से निकला सामान सिकंदर के सामने कर दिया। क्यों गनी, बिजली का बिल भी जमा नहीं कराया है? सिकंदर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये बिल नहीं है सेठ, मुझे बाजार में रस्ते पर मिला था। गनी ने जवाब दिया। उसे खोल कर दिखाओ सफरीना, सिकंदर ने कहा तो सफरीना ने तय किया कागज खोलकर सिकंदर के सामने किया। सफरीना ने खुद नहीं देखा था। ये क्या गनी, बच्चों की ड्राइंग की किताब का सफा जेब में रखकर घूम रहे हो? सिकंदर ने हंसते हुए कहा। कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें और नाम लिखे हुए थे। पता नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ सेठ। बस मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने जेब में रख लिया सिकंदर। अच्छा, सफरीना बोली। ये कागज आपके बहुत काम आएगा। सफरीना ने कागज को देखते हुए कहा। क्या है इसमें सफरीना? सिकंदर ने भी तजस्सुस में पूछ लिया। आपको बाहर चलकर बताती हूँ। और गनी, तुम्हारी बाकी की रकम माफ है। ये कहकर सफरीना ने बैग उठा लिया। अच्छा, चलो फिर, सिकंदर ने कहा और दोनों मुड़कर जाने लगे। लेकिन अचानक सिकंदर रुक गया। मेरा नाम सेठ सिकंदर है गनी, सिकंदर ने गनी से कहा। वो दोनों चलते चलते हॉल से बाहर निकलकर होटल से बाहर आ गए। क्या है इसमें सफरीना? सिकंदर ने कागज के बारे में पूछ लिया। सिकंदर, ये नक्शा है। सफरीना ने अभी भी बात पूरी नहीं बताई थी। किस चीज का नक्शा है सफरीना? सिकंदर ने दोबारा पूछा। खजाने का नक्शा है, सफरीना बोली। सच में सफरीना? इस बात ने सिकंदर को हैरान कर दिया। बिल्कुल सिकंदर, इसीलिए मैंने ये बात गनी के सामने नहीं की थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया सफरीना। अगर गनी को पता चल जाता कि ये खजाने का नक्शा है तो वो रुकावट खड़ी कर सकता था। सिकंदर ने तारीफी लहजे में कहा। शुक्रिया सिकंदर। अब आप बताएं कि क्या करना है? सफरीना ने पूछा। भाई, हमें और कोई काम तो है नहीं, इसलिए अभी ही चलकर देखते हैं। ये अच्छा मौका है सिकंदर। बाकी का मालूम करने के लिए मैं अभी जाती हूँ और फिर सारी मालूमात लेकर आती हूँ। हाँ सफरीना, तुम जरा देख आओ कि ये कैसी जगह है। सिकंदर के बाद दोनों एक वीरान जगह पर गए और फिर सफरीना गायब होकर चली गई। सफरीना को गए अभी 10 मिनट गुजरे कि वो वापस आ गई। कहो सफरीना, क्या मालूम करके आई हो? सफरीना ने सामने आने के बाद सिकंदर बोला। ये कोई पहाड़ी इलाका है सिकंदर, और इन्हीं पहाड़ों के बीच में एक गार है जिसके अंदर ये खजाना दफन है। लेकिन खजाने का पहरा कुछ गैबी कुव्वतें दे रही हैं। सफरीना ने मुख्तसरन सिकंदर को बताया।
फिर चलते हैं सफरीना, देखिए तो ज़रा उस खजाने को, और अगर ये मिल जाता है फिर तो हमारे मज़े हैं। सिकंदर ने ख्यालों में खुश होकर कहा। अच्छा सफरीना, ये खजाना किस नौयत का है, मतलब किस तरह का है? सिकंदर ने पूछा। इतना तो मैं नहीं देख सकी सिकंदर, क्योंकि फिर गैबी कुव्वतों को पता चल जाता और खजाना लेना हमारे लिए थोड़ा दुश्वार हो जाता, सफरीना बोली। अच्छा फिर चलो चलें। सिकंदर ने अपना हाथ सफरीना के हाथ में दिया। हम पहाड़ी के साथ वाक़या जंगल में उतरेंगे सिकंदर, सफरीना ने बताया। ठीक है सफरीना, सिकंदर ने मुख्तसरन जवाब देकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के जिस्म को झटका लगा। आंखें खोलने पर वो एक जंगल में खड़े हुए थे। सफरीना, ये जंगल कितना बड़ा है? सिकंदर ने घूमकर चारों तरफ देखते हुए कहा। और इसमें जंगली जानवर वगैरह भी हैं क्या? हम इस जंगल की आखिरी हद में हैं सिकंदर, और बिल्कुल इसमें जंगली जानवरों की बहुतात है, बल्कि उन्हें वहशी जानवर कहा जाए तो दुरुस्त होगा। सफरीना ने सिकंदर की बात का जवाब दिया। अगर मुझे किसी जानवर ने खा लिया सफरीना, तो मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा सिकंदर, सफरीना ने कहा। अभी सफरीना के मुंह से ये अल्फाज ही निकले थे कि एक चीज उड़ती हुई आई और सफरीना के दाएं कंधे में घुस गई। ये नेजा था। सफरीना ने उछलते हुए चीख मारी थी। वो अपनी जगह से 3 फुट पीछे जाकर गिरी थी। सफरीना, सिकंदर ने सफरीना का सर अपनी गोद में रखकर कहा। एक खून का फवारा था जो सफरीना के कंधे से निकला था। सफरीना ने अपने बाएं हाथ बढ़ाकर नेजे को पकड़ा और कुव्वत लगाकर उसे बाहर निकाल कर फेंका। कुछ नहीं सिकंदर, मैं ठीक हूँ, सफरीना ने कराहते हुए कहा। सिकंदर ने साड़ी का पल्लू कंधे से हटाकर देखा। खून रिसना बंद हो चुका था और जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। अचानक जंगल में शोर उठा था। बहुत से लोग अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। उनकी बढ़ती आवाज से ये लग रहा था कि वो नजदीक तक आ रहे हैं। आवाजें सुनकर सफरीना ने उठने की कोशिश की, लेकिन जख्म के बढ़ जाने के बावजूद भी उसके जिस्म में चोट का असर बाकी था। वो दर्द महसूस कर रही थी। सफरीना को उठता देखकर सिकंदर ने अपना दायां घुटना खड़ा कर दिया और सफरीना की पुश्त को घुटने से टेक लगा दिया। सफरीना, अब क्या करें? हम मुसीबत में फंसने वाले हैं, सिकंदर ने बदहवासी में कहा। वो सफरीना को कमजोर होता देखकर परेशान हो गया था। कुछ नहीं होगा सिकंदर, आप परेशान ना हो। सफरीना अब सीधी होकर बैठ गई थी। ये 20 के करीब लोगों का गिरोह था, जिन्होंने आते ही सिकंदर और सफरीना के गिर्द दायरा बना लिया। हम उसे अजीब शोर पैदा कर रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। सिकंदर ने एक नज़र सफरीना को देखा और फिर इन वहशी इंसानों को देखने लगे। सिकंदर को महसूस ही नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक उसके जिस्म ने झटका खाया और फिर तमाम मंजर धुंधले हो गए। आंधी थी जो सिकंदर की आंखों से टकरा रही थी। ये सब चंद लम्हों के लिए हुआ था। उसके बाद सिकंदर के जिस्म को दोबारा झटका लगा। वो अपने नए खरीदे हुए बंगले के सहन में जमीन पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही सफरीना भी बैठी हुई थी। सिकंदर को सेकंड से भी कम वक्त में सारी बात समझ में आ गई। सफरीना चोट खाने के बाद कमजोर हो गई थी, इसलिए वो उड़कर वापस घर आ गए थे। कैसी हो अब तुम सफरीना? सिकंदर ने सोचो की दुनिया से निकलकर कहा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और फिर सफरीना को मदद देकर उठने में मदद कर रहा था। मैं ठीक हूँ सिकंदर, बस अचानक हमला था तो नजर नहीं पड़ी, इसलिए हम मार खा गए। तुम्हारा जख्म तो ठीक हो चुका है सफरीना? सिकंदर ने पूछा। जी हाँ सिकंदर, मेरा जख्म ठीक हो गया है, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से तकलीफ महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं संभलती हमें नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए हम वापस आ गए। सिकंदर ने सफरीना की पीठ से बाजू घुमाकर उसे बगल में दे दिया था और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे लेता हुआ बंगले के अंदर जा रहा था। कमरे में पहुंचकर सिकंदर ने सफरीना को धीरे से बेड पर लिटाया और उसके साथ ही बैठ गया। तुम्हारी ये तकलीफ कब तक रहेगी सफरीना? आपकी दुनिया का 1 घंटा लगेगा मुझे सिकंदर, फिर ही मैं सही से हरकत कर सकूंगा, फिर ही मैं सही से हरकत कर सकूंगी, सफरीना ने जवाब दिया। तुम्हारे तो जख्म भर गए हैं सफरीना, तो फिर यह तकलीफ क्यों हो रही है? सिकंदर ने दूसरा सवाल किया। सिकंदर, हम आप इंसानों से मुख्तलिफ हैं। इंसान हमें मार नहीं सकता है, लेकिन हमें तकलीफ जरूर दे सकते हैं, सफरीना ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा सफरीना, सिकंदर ने ना समझते हुए पूछा।